This is chapter number 5. Chapter 5 NCERT. चैप्टर नंबर 5 एज पर न्यू एनसीईआरटी। देखो ये चैप्टर है क्या। चैप्टर नंबर 1 क्या है, नंबर सिस्टम। 2 क्या है, पॉलिनोमियल। 3 कोऑर्डिनेट। 4 लीनियर। ठीक है, तो यानी कि नंबर सिस्टम और अलजेब्रा की बातें हुई। अब दिस इज स्टार्टिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की स्टार्ट है ये, यही है जिन्होंने ज्योमेट्री लिखी है, पर सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ध्यान से समझो कि हम जो पूरी ज्योमेट्री है, पहले तो ज्योमेट्री का मीनिंग आपको पता है। जियो का मतलब, जियो JI, वो इंटरनेट वाला जियो नहीं। जियो, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब क्या होता है, बोलो, मेजरमेंट। मेजरमेंट, अर्थ की मेजरमेंट अगर हमने करनी है तो हमें ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यूक्लिड ऐसे मैथमेटिशियंस है जिन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री के बारे में बात करी। पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल, है ना। अब जो है आधे से ज्यादा जो आपके चैप्टर्स है, सिलेबस है, वो ज्योमेट्री है। कैसे, इट स्टार्ट फ्रॉम यूक्लिड चैप्टर नंबर 5। 6 चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल, ज्योमेट्री है। देन 7 इज ट्राइंगल, 8 इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 9 कट गया। 9 क्या हुआ करता था पहले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, वो बताऊंगा मैं लेकिन आपको। ठीक है, 10 है सर्कल्स, अभी वो नंबर चेंज हो गए हैं। और 11 होता था कंस्ट्रक्शंस, इस तरह करके। तो यानी कि टोटल 15 चैप्टर में से 7-8 चैप्टर किसके थे, ज्योमेट्री। तो बहुत बड़ा बंच है, 50, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस। अभी भी ऐसा ही है, बहुत सारे चैप्टर हैं। तो पहले मीनिंग समझते हैं कि है क्या। अब क्या है इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में जो ज्योमेट्री है वो 2 तरीके से बटी हुई है, 2 पार्ट्स में बटी है। कैसे, एक को तो हम कहते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो यूक्लिड ने लिखी है। एक को हम कहते हैं नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री, जो यूक्लिड ने नहीं लिखी है, वो दूसरों ने लिखी है, दूसरे मैथमेटिशियंस ने लिखी है। ठीक है जी, यूक्लिड ज्योमेट्री एंड नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। ये चैप्टर आधे से ज्यादा थ्योरी है। क्यों, क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है ज्योमेट्री के लिए। पहले हमें पता होना चाहिए ना कि पॉइंट है क्या, लाइन सेगमेंट कैसे है। तो ये बेसिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, गारंटेड, गारंटेड आने वाला है। फिलिप्स आएंगे इसमें से, और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा 2-3 नंबर का, तो वो कौन सा आएगा वो भी आपको बता दूंगा। तो इसलिए यूक्लिड ज्योमेट्री एंड नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। अब मोटा मोटा सा, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये है, आपको पता है छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। बोलो कि अगर एक ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसे क्या कहते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये यूक्लिड साहब ने बोला, एंगल सम प्रॉपर्टी। कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, चाहे वो इक्विलैटरल है, स्केलियन है, राइट ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, हमेशा होगा। अब सोचो, एक सवाल है आपके लिए। यहां मैंने बोर्ड पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, तीनों एंगल का सम आपने कह दिया कि सर तीनों एंगल का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, आपने कुछ ऐसी जगह एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है कि जहां पर तीनों एंगल का सम या तो मोर देन 180 डिग्री आ जाए या लेस देन 180 डिग्री आ जाए। सबसे पहले तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। आई रिपीट माई क्वेश्चन। आपने इमेजिन करना है कोई ऐसी जगह, एक ट्राइंगल बनाना है कि तीनों एंगल का सम या तो मोर देन 180 से ज्यादा आ जाए या 180 से कम आ जाए। पहले तो दिमाग कहता है कि सर ये तो हो नहीं सकता, हमें तो रट्टा लगवाया हुआ है मैडमों ने कि तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है। तो ये तो अलग ही बात है, ये बिल्कुल अलग बात है जो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कोई मैंने करी होगी ये बात इस तरह करके कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करें ऐसी जगह कि तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा हो जाए या 180 से कम हो जाए। बताओ कहां ड्रॉ करें, सोचो। तो पहले तो ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। अगर आप, चलो अर्थ तो छोड़ो, आप एक बॉल ले लो, एक बॉल के ऊपर ट्राइंगल बनाओ, तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा। वो ट्राइंगल है, आपने ट्राइंगल ही बनाया है, ट्राइंगल बनाया। यहां पर तीनों एंगल का सम
180 से ज्यादा होगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल ही है। आपने सॉलिड स्फीयर के ऊपर ट्रायंगल बनाया, सॉलिड स्फीयर के ऊपर, यहां तीनों एंगल का सम 180 से कम होगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है जी, क्यों नहीं हमें पता, क्यों नहीं हमें बताया गया? क्योंकि हम अब तक कौन सी पढ़ते आए हैं? यूक्लिड। और ये किस कैटेगरी में है? नॉन यूक्लिड। तभी तो ये है ही नॉन यूक्लिड। ये बहुत हायर स्टडी की बात है, पर है तो बड़ी छोटी सी बात। क्यों नहीं बताते हैं टीचर्स? बताना चाहिए, है ना जी। तो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री में तीनों एंगल का सम इट कैन बी मोर देन 180 डिग्री, इट कैन बी लेस देन 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा भी हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं ये चैप्टर को ड्राई ना रखा जाए, एक वो एंथुसियाज्म सा हो, है ना। अदरवाइज इट्स अ वेरी बोरिंग चैप्टर, वेरी बोरिंग चैप्टर। थ्योरी है, कुछ कैलकुलेशन है नहीं ना इसके अंदर। ठीक है जी, आई ट्राई माय वेरी बेस्ट कि आपको पता लगे अच्छा ये है। अरे भाई ज्योमेट्री की शुरुआत है, फाउंडेशन ऐसी रखनी है कि आगे कोई दिक्कत परेशानी ना है। ठीक है, तो आपके लिए नया है ये अपने टीचर से पूछना कि क्या मैडम सर ये हो सकता है कि तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा? ये इज पॉसिबल व्हेन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन अ स्फीयर। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर बताना कि ये नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आता है। और करके भी देख लेना, चाहे बॉल सबके पास है, चाहे फुटबॉल, चाहे बॉल कोई लेदर की, चाहे वैसे प्लास्टिक की बॉल ले लेना, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना और डी से प्रोटेक्टर से तीनों एंगल को नापना। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है आपके लिए। प्रोजेक्ट बना लो, है ना, इस तरह से नो प्रॉब्लम बना सकते हैं हम ऐसे। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, एनरिचमेंट ही हो रहा है सब्जेक्ट, हमने ये रट्टा लगा हुआ है। आम आदमी ये करेगा, खास ये भी करेगा कि यस हो सकता है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। करो जी, ओके। तो व्हाट यूक्लिड डिड, यूक्लिड ने क्या किया, कुछ डेफिनेशंस दी। देखो जब मैथमेटिशियन काम करते थे तो क्या करते थे, किसी चीज को डिफाइन करना है ना फिर कि ये चीज होती है। तो कुछ इनकी बुक 1 एलिमेंट्स थी जिसमें 23 डेफिनेशंस थी। 23 में से कुछ 7 हमारे सामने लिखी हुई है। 23 नहीं है, ठीक है जी, 7 ही है, बस इतनी ही है। क्या है, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट की एक्चुअली डेफिनेशन ही नहीं है देखा जाए तो। व्हाट इज पॉइंट? कहीं कहीं काफी बुक्स के अंदर पॉइंट लिखा नहीं है। एक बुक के अंदर मैंने पढ़ा पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट की डेफिनेशन के एन इंप्रेशन मेड बाय अ शार्प पेंसिल। एन इंप्रेशन मेड बाय अ, कि अगर आप पेंसिल शार्प कर दो उससे इंप्रेशन कहीं भी बनाओ, पेपर पे, बुक पे, दीवार पे, बोर्ड पे बनाओ, तो जो वो इंप्रेशन बना वो पॉइंट है। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। पॉइंट हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। अब पॉइंट भी ये हो गया कि जब इसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है जी, तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पॉइंट है। और अगर किसी की हमें पोजीशन फाइंड करनी है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, हम करते थे किसी पॉइंट को एब्सिसा ऑर्डिनेट करके करते थे ना कि 2,3 के एक्स एक्सिस पे 2 होगा, वाई पे 3 होगा। वो क्या बताता था? वो बताता था पॉइंट, वो उसके कोऑर्डिनेट बताता था। तो ये वही वाला पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है, ठीक है जी। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब ये समझ लो कि पॉइंट ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। अदरवाइज ये जो चीजें आपके सामने, बोर्ड है इसके भी पार्ट्स हैं, कोई भी चीज है, बुक है, नोटबुक है, पेन है, सबके पार्ट्स हैं ना। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, कोई हाइट नहीं है, ठीक है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन आपको पता है, ये छोटी सी बात है। लाइन ये लो, जहां मर्जी तक ले जाओ, उठा के यूएसए तक ले जाओ, जहां मर्जी तक, कोई इशू नहीं है। ब्रेथलेस लेंथ है, जहां मर्जी तक, जहां मर्जी तक। और आगे क्या किया गया, ये हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में, ठीक है जी, कि अगर मैं इसका ये कर दूं, और इसको क्या कहते हैं, रे। क्या कहते हैं? अ रे हैज हाउ मेनी एंड पॉइंट्स? 1 एंड पॉइंट। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली 1 डायरेक्शन। ये बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या है ये, क्या है ये लाइन सेगमेंट है कि लाइन है? ये तो लाइन है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द 2 डायरेक्शन। इसका मैंने एक पोर्शन उठाया जिसका मैंने नाम चलो ए भी दे दिया। क्या कहते थे इसको आप? लाइन सेगमेंट। लाइन
तो लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का ही पार्ट है, सेगमेंट है, फिक्स लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, 5, 10, 20 सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी होगा। ठीक है बेटे, समझ आ गया। तो यानी कि जो कहानी शुरू हुई है वो पॉइंट से हुई है। इन्होंने पॉइंट को देखा, फिर उन्होंने क्या किया होगा पता नहीं, अब फिर भी एक इमेजिनेशन है, क्या किया होगा 2, 3, 4, 10, 20, 50 पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कहीं तो उस लाइन के अंदर आगे होंगे, कहीं लाइन से बाहर भी आए होंगे। तो वहां एक कंसेप्ट आता है, किसका कंसेप्ट आता है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। सुना है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक है, लगे हाथ, अब जब करने लगे हैं तो अच्छे से ही करेंगे। कोलिनियर का मतलब ताकि 10th में कोई प्रॉब्लम ना आए, छोटी छोटी सी बातें। कोलिनियर का मतलब 3 और मोर पॉइंट्स, 2 नहीं, कितने बोला है, 3 और मोर। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब अगर आप ज्वाइन कर दो, सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाए, समा जाए, उसे कहते हैं कोलिनियर। क्या कहते हैं, कोलिनियर। तो भैया 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, कहीं भी हो। एक पॉइंट सर यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, नो प्रॉब्लम बेटे, नो प्रॉब्लम, कोलिनियर होंगे। द पंगा इज 3 पॉइंट्स। कहां पंगा आया, 3 पॉइंट से पंगा शुरू हुआ, 3 या 3 से ज्यादा, वो तीनों एक ही लाइन में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, नहीं भी आ सकते। ठीक है बेटा, तो कहानी कहां से शुरू हो रही है, स्टोरी की तरह याद रखना है, स्टोरी की तरह इमेजिन करना है। ठीक है, याद का मतलब रट्टे नहीं लगाने हैं, समझना है। पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट आ गया, फिर 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज बोलो कोलिनियर। तब पंगा इज 3 और मोर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और एक ही लाइन में आ गए तो कह दो कि सर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। क्या है, नॉन कोलिनियर है। सर 2 तो आ रहे हैं, वो तो आएंगे बच्चे, तीसरा है ना, नहीं आया तो क्या बना, ट्राइंगल। क्या बना, अब बताओ ट्राइंगल की डेफिनेशन। ट्राइंगल की डेफिनेशन अब आप बता सकते हो कि ट्राइंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई नहीं बताएगा। ट्राइंगल एक फिगर है ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर ट्राइंगल है 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस। अरे भाई वो तो उसके बारे में बता रहे हो ना, वो तो उसके पार्ट्स हुए। 3 वर्टिसेस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, 3 साइड्स ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, 3 एंगल्स पार्ट्स हैं। सर मैंने तो डेफिनेशन पूछी थी कि वो तो बताओ ना, पार्ट तो बाद में बताओगे। सो ट्राइंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन, बोलिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। याद रहेगा, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 3 पॉइंट्स इफ lie in a single straight line, 3 or more collinear, otherwise non collinear। लिख लो। ओके, तो चलो हमने पॉइंट के बारे में पढ़ लिया, पॉइंट को भी खोल दिया हमने कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक लाइन के ऊपर कैन यू गेस कितने पॉइंट्स होंगे। एक लाइन के ऊपर, एक लाइन है, कैन यू गेस कि एक लाइन बना दी मैंने, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इसके ऊपर, 10, 20, 50, 100, करोड़, कितने, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफिनिट होंगे। जैसे चैप्टर 1 में आपने किया आपने क्या किया कि बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर यू कैन फाइंड हाउ मेनी इररेशनल, इनफाइनाइट। पहले सर उसके बीच में आ गया, फिर उसके बीच में, सर फिर उसके बीच में भी आ गया, अनंत। ठीक है जी, तो इसलिए ऐसे ही पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर इनफिनिट पॉइंट्स होंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। बिल्कुल लाइन, जैसे मैंने कहा, नो प्रॉब्लम, जहां मर्जी तक ले जाओ। Now the ends of a line are point। अब वही कहीं तो एंड होगा, कहीं तो होगा, एंड तो वैसे होता नहीं है, पर फिर भी चलो मैंने यहां रोक लिया इसको। तो जहां ये रुकी है क्या है, पॉइंट है। जहां से शुरू हुई थी पॉइंट है, और ऊपर भी क्या है, पॉइंट्स है। तो कहता है जो एंड्स होंगे वो पॉइंट होंगे। बड़ी छोटी सी बात है। चलो जी आगे। अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, इवनली। अब स्ट्रेट लाइन के अलावा और कौन सी लाइन होती है, कर्व्ड लाइन। कौन सी होती है, कर्व्ड भी तो हो सकती है ना। ठीक है जी, तो देखो ये रही क्या लाइन है, हाँ लाइन तो है, कर्व्ड है। ठीक है, तो कहता है जो स्ट्रेट होगी, इसमें भी डिफरेंशिएशन है कि अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, वो लाइन होगी विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, पॉइंट ऑन। अब देखो ये जो बनी है, ये बनी तो पॉइंट से ही है, बिल्कुल इवनली स्प्रेड होंगे उसके ऊपर पॉइंट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली इवनली स्प्रेड होंगे, तब हम क्या कहेंगे, लाइन है। अदरवाइज वो कर्व्ड लाइन है। इस पे इवनली नहीं है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं।
यहाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सीधा, ठीक है। अच्छा, अब चलो लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में बातें हो गई। अब हम बात करते हैं सरफेस क्या होता है। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस ऑफ बोर्ड, सरफेस ऑफ वॉल, सरफेस ऑफ नोटबुक, सरफेस ऑफ बुक, ठीक है। तो जो सरफेस होगा क्या होगा उसमें? लेंथ एंड ब्रेथ। हाइट नहीं होगी, हाइट नहीं होगी, याद रखना है। इसका मतलब जो सरफेस वाली चीजें हैं वो कौन सी हुई? वो हुई प्लेन फिगर्स। कौन सी हुई? चैप्टर करोगे, कह रहा है आपने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, प्लेन फिगर्स। तो ये यही कहना चाहते हैं कि अगर सरफेस की बात हो गई, इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, ओनली वर्ड लिखना बहुत जरूरी, हाइट नहीं होगा। सॉलिड, जैसे कोई क्यूबॉइड है, कोई स्फेयर है, कोई हेमिस्फेयर है, कोई सिलेंडर है, ठीक है जी, उसको सरफेस नहीं कहेंगे क्योंकि हाइट कहाँ जाएगी। अब ये जो मार्कर है किस शेप का है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है, तो इसके अंदर रेडियस है क्योंकि ये सर्कल की वजह से, और हाइट है, ठीक है जी। तो सरफेस नहीं है ये। सरफेस तो वो होता है जिसके पास एक लेंथ और ब्रेथ हो, उससे कहते हैं। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। हाँ जी, अब बात करते हैं। अब ये जो बोर्ड है सरफेस है, यस सरफेस है। ये हो गई इसकी लेंथ, ये होगी इसकी लेंथ। क्या है? लाइन ही तो है। ब्रेथ क्या है? लाइन है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अगर कोई सरफेस है तो उसके जो एजेस होंगे ना, जो साइड्स होंगी, वो स्ट्रेट लाइंस ही होंगी। रादर क्या होनी चाहिए? याद रखना, स्ट्रेट लाइंस ऑलवेज। ये देखो लाइन है, लाइन नहीं है, लाइनों से ही बनता है, तो लाइनों से तो सरफेस बना। The edges of a surface are line. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on it. Yes, तभी तो ये प्लेन बना। अगर ये कर्व्ड होता, उबड़ा खाबड़ होता, कुछ और होता, ठीक है जी। आप जैसे ये पाउच है, ठीक है जी, आप इसको क्या प्लेन सरफेस नहीं कह सकते हो। इसको प्लेन सरफेस नहीं कहोगे क्योंकि इसके ऊपर ये जो लाइनें हैं, ये कर्व्ड लाइनें होंगी, बल्जिंग आउट और इनवर्ड होंगी, ठीक है जी। तो ये क्या है? कहता अब प्लेन सरफेस नहीं है जी, ये प्लेन सरफेस है। सीधी सी बात, प्लेन होना चाहिए सर। प्लेन, प्लेन, प्लेन ऑफ बुक, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन पेपर दे दो एक। क्यों कहते हो भैया? प्लेन सरफेस है, प्लेन पेपर, ठीक है जी। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो यूक्लिड ने लिखी। कुल मिला के कितनी थी टोटल? 23 थी, लेकिन हमारे बुक में कह लो 9th में इतनी ही है। कितनी? 7। ये 7 ही है। ये मतलब इनफ है हमारा। आगे जो टॉपिक आने वाला है उनके लिए इनफ है ये, ठीक है जी। चलो नाउ व्हाट यूक्लिड्स, इसमें चैप्टर में ना यही चीजें हैं और यही आने वाली हैं। यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो देखो पोस्टुलेट क्या है? द टर्म पोस्टुलेट was used for the assumptions specific to geometry, यानी कि पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए, कोई अलजेब्रा के लिए नहीं, कोई नंबर सिस्टम के लिए नहीं, ठीक है। पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए जो चीजें अजम्पशन लिखी गई हैं, जैसे हम ये मानते नहीं है बल्कि तो इसका तो प्रूफ ही है कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। ये तो पता ही है, ये ट्रू है, ट्रू है ये, ठीक है बेटा। तो टर्म पोस्टुलेट वाज यूज्ड फॉर अजम्पशन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। एक्सियोम थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं, नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। मतलब हम एक्सियोम थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज करते हैं, ये कहने का मतलब है। पोस्टुलेट सिर्फ किसके लिए लिखे गए हैं? ज्योमेट्री के लिए, ये याद रखना। और एक्सियोम पूरे मैथमेटिक्स के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। अब जो पोस्टुलेट होगा वो क्या होगा? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है जी। देन इट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं कहूं, देयर आर 5 days इन अ वीक। सर क्या बात कर रहे हो? देयर आर 5 days इन अ वीक, क्या कहोगे? सर फॉल्स है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट मैंने बोली है ना। तो स्टेटमेंट क्या होगी? या ट्रू या फॉल्स होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, अब इसको हम इस कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री नहीं है। ये तो सर आप 7 days ऑफ वीक जर्नल से बात कर रहे हो, ठीक है। देयर आर 7 days इन अ वीक, सर ट्रू है, सबको पता है, बच्चे को पता है ना बेटे, समझ आ गया। एक और बात होती है LEMM में, ये 10th में आएगा वैसे आपके पास, लेमा। लेमा ये ना ग्रीक वर्ड है, ये इंडियन नहीं थे, ये दूसरी कंट्रीज के थे, ये जो यूक्लिड थे, ठीक है जी। तभी तो ये वर्ड यूज करते हैं ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं।
मैथमेटिक्स से प्योर सब्जेक्ट है, प्योर, बहुत ही प्योर सब्जेक्ट है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इतना इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है कि उसकी अपनी एबीसीडी है। हालांकि आप कहोगे सर ये तो चलो ये तो डिफाइन करने के लिए लिखा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे ऐसे करके, है ना जी, मतलब ऐसी चीजें बनी हुई हैं। ग्रीक वर्ड्स कहते हैं हम इन्हें ग्रीक वर्ड कहते हैं। लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट, लिख डालो प्रूवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बात हो रही है। प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अब यहां मेरे एक एग्जांपल याद आ रहा है भाई, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो आप? सम कर लेते हो ना, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि 1 2 1 बताओ, ये 3 पे डिविजिबल होगा नहीं होगा? ये नहीं होगा। एक्चुअली आपने क्या किया, आपने तीनों डिजिट्स का ऐड कर लिया जो कि डिविजिबल 3 से नहीं है। तो एक तरह से इसका मतलब ये चीज ऑलरेडी प्रूव है क्या, कि जब सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो बड़ा नंबर छोटा जैसा भी हो वो सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो बात ये समझ आ गई। प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव, तो मैथमेटिशियंस ने ये पहले से प्रूव कर रखा है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है, जो मर्जी जैसा मर्जी नंबर हो। जैसे जैसे 373 होगा? नहीं होगा। 372 372 हो जाएगा। 10 और 2 12 आ गए, हो गया। ठीक है बेटा, तो बात समझ आ गई आपको। अब चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, आपने सबको बस क्या करना है, ऐड करना है, लिटरली डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस लिखी गई। एक तरह से पोस्टुलेट का मतलब अजम्पशन है, एक्सियोम का मतलब एक रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। बड़ी छोटी सी बात होगी, वो बड़ी छोटी सी बात होगी। जैसे एक्सियोम क्या होगा, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास 2 इज इक्वल टू, पता यह है सर 2, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 3। सर अभी भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ इक्वल्स आर, आगे पढ़ेंगे हम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। पहले से ही ये दोनों इक्वल थे, मैंने इक्वल ही चीज दोनों तरफ क्या कर दी, ऐड कर दी। सर जो रिजल्ट आएगा ना वो भी इक्वल होगा। ये एक एक्सियोम है। क्या है ये, एक एक्सियोम है। सर ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ये छोटी छोटी बातें आगे जाके बड़ी होंगी, छोटी छोटी बातें आगे जाके बड़ी होंगी। अगर मैं दोनों तरफ -1 कर दूं तो भी इक्वल है सर, तो बनेगा क्या, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर्स आर द इक्वल। याद करवा दूंगा, ध्यान से समझना, बस सुनना ध्यान से बस। ठीक है जी, इस तरह करके है। तो फिलहाल ये डेफिनेशन लिखी है हमने।